कर चुके हैं। यहाँ पे आज थोड़ा सा उसका डिटेल में आपको बताऊंगा, मतलब उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस हैं जिन्हें हम लोग एक सिक्वेंशियल मैनर में पढ़ने वाले हैं, उसकी हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूं, कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है डीएनए आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहला काम करेंगे आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, डीएनए निकल गया। दूसरा काम आप क्या करेंगे बेटा, दूसरा काम आप करेंगे कि जो डीएनए आपने आइसोलेट किया है उस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंट डाउन कर लेंगे या उसकी फ्रेगमेंटेशन कर लेंगे और बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे उस डीएनए के। तो सेकंड स्टेप होगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा काम आपने क्या किया, डीएनए को फ्रेगमेंट किया या उसकी फ्रेगमेंटेशन की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से। अब आपने जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को फ्रेगमेंट कर दिया तो आपके पास में वेरिएबल अलग अलग लेंथ के बहुत सारे अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स आए। अब उन डीएनए फ्रेगमेंट्स में से आपको सेपरेट करना है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डिजायरेबल डीएनए को। तो उसको करने के लिए तीसरे नंबर पे आप क्या करेंगे बेटा, आइसोलेट करेंगे या सेपरेशन करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट का या डिजायर्ड डीएनए का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की टेक्निक होगी जिससे आप क्या करेंगे, उस डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे या सेपरेट कर लेंगे। अब आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके अपने डिजायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डिजायरेबल डीएनए को आपने बिल्कुल अलग कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आप उस डीएनए जो आपके पास में सेपरेट किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, वो एक आया है। अब आप उस एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनाना चाहते हो, मतलब आप क्लोनिंग करना चाहते हो। तो क्लोनिंग दो तरीके से हो सकती है। एक तो क्लोनिंग मैंने आपको पहले बताई थी कि आप क्या कर सकते हो कि सपोज ये आपका डीएनए आया, इस डीएनए को आपने किसी वेक्टर के साथ में जोड़ दिया और इस वेक्टर के अंदर जोड़ने के बाद उसको आपने बैक्टीरिया में भेज दिया और बैक्टीरिया में भेजने के बाद इस बैक्टीरिया ने क्लोनिंग की या रेप्लिकेशन किया और उसके जैसा एक और कॉपी बन गई। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट थी जो यहाँ पे लाइगेट की गई थी, जो आपके पास में शुरुआत में एक थी, अब वो दो हो गई। तो एक तो ये नेचुरल वे है क्लोनिंग करने का, ये तो नेचुरल तरीका है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक मेथड और है उसको क्लोन करने का या एक डीएनए से बहुत सारे नए डीएनए बनाने का। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और मेरी बात समझिएगा, एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए फ्रेगमेंट्स तैयार करने को हम लोग एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए मतलब आपके पास एक डीएनए था और आपने क्या किया, उसे एम्प्लीफाई करके बहुत सारे नए डीएनए तैयार कर दिए, तो उसे क्या कहेंगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो चौथा स्टेप यहां पे हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब आपने एक डीएनए को एम्प्लीफाई करके बहुत सारे नए डीएनए तैयार कर लिए हैं और किए हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम की एक प्रोसेस से। अब आपके पास में बहुत सारे डीएनए आ चुके हैं या बहुत सारी जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुकी हैं। अब आप क्या करेंगे, आप उस आरडीएनए को, आरडीएनए कह रहा हूं, उस डिजायरेबल डीएनए को लाइगेट कर देंगे किसके साथ, वेक्टर के साथ में। तो पांचवा स्टेप क्या हो जाएगा, लाइगेशन
ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद वेक्टर, आप उसे वेक्टर के साथ लाइगेट कर देंगे और वेक्टर के साथ लाइगेट करने के बाद क्या बन जाएगा, आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और आपका एक बार आरडीएनए तैयार हो गया, आपका एक बार आरडीएनए तैयार हो गया, फिर आप क्या करेंगे बेटा, आप उसे इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट के अंदर। और किस किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है वो मैंने कल आपको बताए थे, 6 मेथड, 2 प्लांट, 2 एनिमल, 2 बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट। होस्ट के अंदर आप क्या करेंगे, आरडीएनए का इंट्रोडक्शन करवा देंगे, उसे भेज देंगे। ठीक है जी। अब होस्ट के अंदर वो आरडीएनए पहुंच गया है, अब क्या किया जाएगा, वो जो होस्ट है आप उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाएंगे। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कुछ स्पेशल वेसल्स होती हैं जिन्हें बायोरिएक्टर कहा जाता है, उन बायोरिएक्टर्स के अंदर आप लार्ज स्केल कल्चरिंग करवाएंगे या लार्ज स्केल में उन बैक्टीरियाज को, हाँ, उन कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होने वाला है लार्ज स्केल कल्चरिंग इन मीडियम। और ये सब कहाँ पे होगा, ये सब बायोरिएक्टर के अंदर होगा। लार्ज स्केल कल्चरिंग करवाएंगे उन बैक्टीरियाज की जो आरडीएनए कंटेनिंग थे। और सबसे लास्ट स्टेप होगा जब वो बैक्टीरिया इस बायोरिएक्टर के अंदर या इस स्पेशल वेसल के अंदर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवा देंगे, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को करवाने के बाद में बेटा उन प्रोडक्ट को वहां से सेपरेट किया जाएगा या प्यूरिफाई किया जाएगा। मतलब क्या होता है कि जो बायोरिएक्टर के अंदर प्रोडक्ट बन के आएगा, ऐसा तो नहीं है कि पूरा कल्चर ही आपका प्रोडक्ट है, उसमें से आपको अपने प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना होगा, अलग करना होगा या सेपरेट करना होगा। और सेपरेट करने के बाद में आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट सही से बना है या नहीं बना। तो आपको उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल चेक करना पड़ेगा, आपको उसकी क्वालिटी एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड करने पड़ेंगे, आपको उसके क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और तब जाके जब आपको हर तरीके से संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ ये प्रोडक्ट सही से बना है, तो आप उसे पैक करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के बाद में जो बहुत सारे स्टेप्स हुए, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सारे स्टेप क्या कहलाते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इन सारे स्टेप्स को क्या कहते हैं बेटा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो हमारा लास्ट स्टेप होगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो ये हमारे स्टेप्स हैं या प्रोसेस हैं जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में किए जाते हैं। सबसे पहला हमने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। दूसरा काम हमने क्या किया, डीएनए को फ्रेगमेंट डाउन कर लिया, इससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और फ्रेगमेंट डाउन करने के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हमारे पास में बहुत सारे वेरिएबल लेंथ के डीएनए आए, तो उन वेरिएबल लेंथ के डीएनए में से हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना चाहा या सेपरेट करना चाहा। उसको सेपरेट करने के लिए हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की प्रोसेस को किया। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में जो हमारी जीन सेपरेट होके आ गई, फिर हमने क्या किया, हमने उसको एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने के लिए हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके जी नहीं, बायोरिएक्टर से निकाल दिया। बायोरिएक्टर से निकालने के बाद जो भी आप उसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं वो सब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है। और ये एक अलग टॉपिक है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। मतलब ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और उस लास्ट टॉपिक के अंदर ये सारे सब टॉपिक्स हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? और इन सब टॉपिक में से हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जैसे हमने ये पहला स्टेप नहीं पढ़ा है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे कट करते हैं इन्हें हम पढ़ चुके हैं। डीएनए आइसोलेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम पढ़ चुके हैं।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अभी हमने नहीं पढ़ा है, लाइगेशन कैसे करते हैं आरडीएनए ये पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं ये पढ़ चुके हैं, ये स्टेप नहीं पढ़ा और ये नहीं पढ़ा। तो जो जो स्टेप नहीं पढ़े हैं उन स्टेप्स को हम पढ़ेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो मैंने बोला क्या कि डीएनए का आइसोलेशन कर लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, जे इलेक्ट्रोफोरेसिस से जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर लिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उसकी एम्प्लीफिकेशन कर ली, एक डीएनए था उससे बहुत सारे डीएनए बना लिए, जब आप बहुत सारे डीएनए बन के आ गए उनको आपने लाइगेट कर दिया होस्ट के साथ, होस्ट के साथ पहले वेक्टर के साथ, और वेक्टर के साथ में लाइगेट करने के बाद में आपने उसे होस्ट के अंदर भेज दिया, और होस्ट के अंदर भेजने के बाद आपने उन होस्ट को उठाया, मतलब बैक्टीरिया को उठाया और उनको लार्ज स्केल कल्चर में आपने उनकी ग्रोथ करवाई, और उन्होंने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद में वो जो जीन उनके अंदर भेजी गई वो जीन एक्सप्रेस हुई और उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, और प्रोडक्ट जब बना तो लार्ज स्केल पे बना, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी इंप्योरिटीज थी या जो भी उसके अंदर चेंजेस थे या उसका सेपरेशन किया जाना था वो सब किया गया, वो सब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर आएगा। तो हमें सबसे पहले आइसोलेशन पढ़ना है, फिर हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे बायोरिएक्टर क्या होता है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, बायोरिएक्टर के टाइप्स क्या क्या होंगे, और उसके पास में बायोरिएक्टर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट जुड़े होते हैं या उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, और सबसे लास्ट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले डीएनए आइसोलेशन से। सबसे पहला जो मैं काम कर रहा हूं यहां पे वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए का आइसोलेशन करने के लिए आप एक बात समझिएगा, देखिए हमें अगर डीएनए का आइसोलेशन करना है तो वो डीएनए हम किसी भी सोर्स से ले सकते हैं, मतलब वो डीएनए हम प्लांट से भी ले सकते हैं, उस डीएनए को हम किसी एनिमल सेल से भी ले सकते हैं, उस डीएनए को हम किसी बैक्टीरियल सेल से भी ले सकते हैं, या उस डीएनए को हम किसी फंगस से भी ले सकते हैं, मतलब हमें किसी भी सोर्स से डीएनए चाहिए हो सकता है। अब सपोज करो आपको किसी सेल के बारे में अगर पता हो तो आपको एक बात पता होगी, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों ही सेल्स के पास में अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और एनिमल सेल को छोड़ के इन तीनों सेल के पास में अपनी सेल वॉल भी होगी, होगी नहीं होगी? तो अगर किसी से आपको डीएनए निकालना है तो आपको सबसे पहले उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को तोड़ना पड़ेगा, आपको उसकी सेल वॉल को तोड़ना पड़ सकता है, आपको उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ सकता है, उसको तोड़ना ही तोड़ना है। और जब तक आप इसे नहीं तोड़ेंगे तब तक इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो डीएनए है वहां तक कैसे पहुंचेंगे? अब बात यह है कि ये तो रही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये रही इसकी सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है प्लांट्स की, बैक्टीरिया की और फंगस की, तीनों की सेल वॉल का नेचर भी केमिकली एक दूसरे से अलग होता है। जैसे प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल होती नहीं, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होगी। तो अब अगर सेल वॉल के अंदर जो केमिकल है अगर वो वेरी कर रहा है तो इनको अगर तोड़ना है तो उनके एंजाइम्स भी तो अलग अलग होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो डीएनए है इस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इसकी आउटर मोस्ट लेयर को तोड़ देते हैं, और तोड़ने के लिए अगर सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल है तो हम सेल्यूलेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, हम सेल्यूलेज नाम के एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं सेलुलोज की सेल वॉल को तोड़ने के लिए। अगर हमें बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना है तो बेटा हम यूज करते हैं लाइजोजाइम्स का, और अगर हमें फंगल सेल वॉल
जो काइटिन की बनी है उसको ब्रेक डाउन करना है तो हम काइटिनेज नाम के एंजाइम को डालेंगे तो काइटिन को डाइजेस्ट कर देगी। और एनिमल सेल के लिए आपको सेल वॉल तो मिलेगी नहीं, आप सिंपली एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटर्जेंट डाल के तोड़ सकते हो। आप डिटर्जेंट की मदद से एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर सकते हो, तोड़ सकते हो। क्लियर हो रही है मेरी बात है सभी को? तो ये तो रही बात इसकी कि आपने सबसे आउटर मोस्ट कंपोनेंट या अब आउटर मोस्ट जो कवरिंग थी उसको तो तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही आप सेल के अंदर पहुंचते हैं तो सेल के अंदर बहुत सारे अलग बायोमोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। भाई अकेला डीएनए तो प्रेजेंट नहीं है, डीएनए के अलावा आपको किसी सेल के अंदर प्रोटीन मिल सकती हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल सकते हैं, आपको लिपिड्स मिल सकते हैं या फैट मिल सकते हैं, आपको आरएनए मिल सकता है, और बहुत सारी प्रोटीन तो ऐसी होंगी जो डीएनए के साथ में एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि हिस्टोन जो डीएनए के साथ में ही जुड़ी होंगी, जो डीएनए की पैकेजिंग को करवा रही हैं। और आपको डीएनए वो जो चाहिए, ये डीएनए आपको बिल्कुल प्यूरिफाइड फॉर्म में चाहिए, मतलब आपको ऐसा डीएनए चाहिए जिसके साथ में ना तो हिस्टोन प्रोटीन हो और ना ही उसके साथ में कोई आरएनए प्रेजेंट हो, ना हिस्टोन हो ना आरएनए हो, ऐसी प्रोटीन आपको चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने इन सारी बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए आप अलग अलग एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप प्रोटीएज नाम के एंजाइम को यूज करेंगे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। आप क्या करेंगे, आपको अगर प्रोटीन्स को वहां पे डाइजेस्ट करना है, क्योंकि आपको केवल डीएनए चाहिए, डीएनए के अलावा जितने भी मॉलिक्यूल है वो सब फालतू है, वहां पे आपको केवल डीएनए रखना है। तो प्रोटीन्स को आपको अगर ब्रेक डाउन करना है तो आपको प्रोटीएज इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको आरएनए को डाइजेस्ट करना है तो आरएनएज या राइबोन्यूक्लियेजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको राइबोन्यूक्लियेजेस का या आरएनएज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको अगर फैटी एसिड या लिपिड्स को तोड़ना है तो आप लाइपेजेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना है तो आप क्या करेंगे, इनको डाइजेस्ट कराने के लिए कार्बोहाइड्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या करेंगे, इन जितने बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपके किसी सेल में प्रेजेंट हैं डीएनए के सिवा, उन सबको खत्म कर देंगे। अब केवल आपके पास में जो बचेगा वो क्या बचेगा, डीएनए। अब आप डीएनए जो कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट की फॉर्म में सस्पेंशन में प्रेजेंट होगा, उस सस्पेंशन से उस डीएनए को आपको प्रेसिपिटेट करके अलग लाना है। तो उसको अलग करने के लिए आप सबसे लास्ट में चिल्ड इथेनॉल को मिला देंगे। मतलब कहने का ये है, ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में स्कूल में भी कराया गया होगा, वहां पे सारे एंजाइम्स को इस्तेमाल नहीं करते। आपको ये सारे एंजाइम्स स्कूल में नहीं मिलेंगे, आपको सिंपली डिटर्जेंट सॉल्यूशन मिलेगा या सोप सॉल्यूशन मिलेगा, आप उसी से इस एक्सपेरिमेंट को कर लेंगे बहुत आसानी से। मतलब लेकिन अगर आप किसी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए इस काम को कर रहे हैं, मतलब अगर आप अच्छे साइंटिफिक प्रोसेस के लिए इसको कर रहे हैं, आप किसी इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको काम कर रहे हैं, तो आप रिस्क नहीं लेंगे, आप डिटर्जेंट नहीं करेंगे, आप एग्जैक्ट एंजाइम यूज करेंगे जो प्रोटोकॉल के लिए जो यूज किए जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो वहां पे आप ऐसे फालतू प्रोसीजर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको वहां पे एग्जैक्ट प्रोटोकॉल है कि भाई अगर आपको बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम लेंगे, उनसे आप उन्हें डाइजेस्ट करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे आपने क्या किया है, जैसे ये एक पेस्टल एंड मॉर्टार है, उसमें जो भी ले लिया, प्लांट ले लिया, एनिमल टिश्यू ले लिया, ज़्यादातर तो प्लांट से निकाला जाता है, उसे क्रश कर लिया, पेस्ट बना दिया। पेस्ट बनाने के बाद यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने इस पेस्ट को डाला, डालने के बाद में आप क्या करेंगे, इसमें डालने के बाद में आप इसके अंदर सबसे पहले अगर
जैसे आप फॉर एग्जांपल प्लांट सेल के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले सेलुलेज डाल देंगे, सेलुलेज एंजाइम डालेंगे, तो वो जो इनके अंदर प्लांट सेल रही होंगी उन प्लांट सेल की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, जब सेल वॉल टूट जाएगी तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी आरएनएज, प्रोटीएज, जितने भी फर्दर एंजाइम्स हैं, ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हैं उन सारे एंजाइम्स को आप इसके अंदर डालेंगे, और डालने के बाद में जो सारे बायोमोलिक्यूल हैं वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, बस केवल आपको यहाँ पे डीएनए बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में प्रेजेंट मिलेगा। तो फाइनली आपको जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डीएनए प्रेजेंट मिल रहा है, आप इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए आप इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे, आप इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे, और जैसे ही चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे ये क्या करेगा, डीएनए को इस तरीके से प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। इस तरीके से डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जम जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, एक लेयर बना लेगा, और इसी डीएनए को आप निकाल लेंगे, और इस डीएनए को निकाल के आप फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला एक्शन करवाएंगे। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए कट जाएगा, फिर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उस जीन को निकाल लेंगे, और वो जीन निकलने के बाद में आप क्या करेंगे, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ जोड़ देंगे, और वेक्टर के साथ वेक्टर के साथ जोड़ने से पहले उसका एक डीएनए आया था, उसका हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे। अब एम्प्लीफिकेशन करने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहेंगे। अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे होता है, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये एक प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए जिस मशीन का हम इस्तेमाल करते हैं उसे थर्मोसाइक्लर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, थर्मोसाइक्लर कहा जाता है। अब ये थर्मोसाइक्लर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आइए हम उसकी ही बात कर लेते हैं कि थर्मोसाइक्लर कैसे काम करती है और उसके अंदर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस तरीके से होगा। देखिए, ध्यान से समझिए, ये आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर डायग्राम है ये थर्मोसाइक्लर मशीन का है, और इसी थर्मोसाइक्लर के अंदर इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को परफॉर्म किया जाएगा। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रोसेस है जो इसके अंदर होगा, और इस प्रोसेस को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो कैरेमुलस को दिया जाता है। कैरेमुलस ने 1983 में इस रिएक्शन को पहली बार डिस्कवर किया था। बेटा, इस रिएक्शन को यूज किया जाता है इसलिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए अगर आपको करना है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए अगर आपको करना है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए की कॉपी चाहिए तो आप पीसीआर करवा दीजिए और आपको एक से बहुत सारे डीएनए मिल जाएंगे। पीसीआर के अंदर लगभग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर बेटा लगभग 30 to 36 साइकिल्स होती हैं, और हर एक साइकिल के 3 स्टेप होते हैं। हर एक साइकिल के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप होता है अनीलिंग, और तीसरा स्टेप होता है डीनेचुरेशन। तीसरा स्टेप होता है बेटा, तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन तो हो चुका है, एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप होते हैं।
मतलब अगर 30 साइकिल हो रही है तो स्टेप टोटल कितने हो जाएंगे? 90, क्योंकि एक साइकिल के अंदर कितने स्टेप है? 3 स्टेप है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैंने बताया इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं उस मशीन को हम थर्मोसाइक्लर कहेंगे। और इस प्रोसेस को पहली बार डिस्कवर किया था कैरीमुलस ने 1983 में। और ये एक मेथड है इन विट्रो डीएनए क्लोनिंग करने का। मतलब आप किसी नेचुरल तरीके से क्लोनिंग ना करके आप आर्टिफिशियल तरीके से डीएनए बना दे, ये काम है। मतलब आप एक काम समझ सकते हो, जैसे हमारे अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है, यहाँ पे भी डीएनए से डीएनए ही बनेगा, लेकिन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बनता है। कैसे बनेगा तो उस बात को समझिए। देखिए यहाँ पे इस मशीन के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो बेटा ये छोटी छोटी ट्यूब्स दिख रही होंगी, बहुत छोटी सी ट्यूब्स है, और एक ट्यूब को ये यहाँ पे लगा रहा होगा या लगा रही है जो भी है, ठीक है। यहाँ पे स्लॉट दिए हुए हैं उन ट्यूब्स को लगाने के। तो इन ट्यूब्स के अंदर होता है ये रिएक्शन। ये जो छोटी सी ट्यूब है ना, इसमें से निकाल के इसमें जो लगा रही जा रही है उसमें ये रिएक्शन हो रहा है। और इसको लगाने के बाद में ये इसका ढक्कन है, इसको बंद कर दिया जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख रही है, ये रही स्क्रीन, और ये कुछ बटन दिए हुए हैं। ये बटन इसलिए दिए जाते हैं कि आप उन साइकिल्स को खुद कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कहने का ये है, सपोज करो आपको 30 साइकिल नहीं चाहिए, आपको 10 साइकिल ही करनी है, तो आप 10 साइकिल को रन कर सकते हो अपनी मर्जी से। आप 10 करिए, 15 करिए, 20 करिए, आपको जितनी साइकिल्स करनी है उतनी करिए। हर एक स्टेप का टेम्परेचर आपको सेट करना होगा इसके अंदर। जैसे कहने का मतलब है कि डीनेचुरेशन अगर आप कर रहे हैं तो डीनेचुरेशन करने के लिए आपको 90 से लेके 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है। तो 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप इसमें लिख देंगे। जैसे आपको यहाँ पे आएगा कि फर्स्ट साइकिल, ऐसे लिखा आ जाएगा साइकिल में फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, तो उसमें आप टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए आप इसमें 94 आप टाइप कर दें, ठीक है, रखिए बेटा, ठीक है। उसके बाद आप एनीलिंग के लिए थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर इस्तेमाल करिए। लोअर टेम्परेचर कितना हो सकता है? लगभग 45 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप इस्तेमाल करेंगे। और एक्सटेंशन के लिए आपको 72 डिग्री, और ये सब आप इसमें सेट कर देंगे। सेट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इस ट्यूब के अंदर क्या क्या डाला जाएगा कि ये डीएनए बना दे? तो बेटा उस बात को भी समझ लीजिए। ये रही वो छोटी सी ट्यूब, इतनी छोटी सी होती है वो, इतना साइज होता है, इससे बड़ी साइज की नहीं होती है ट्यूब, इतनी छोटी सी होती है बस, ठीक है। बहुत बहुत माइक्रो होती है, बहुत छोटे साइज की होती है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे एक फ्लैप सा होता है, ऐसे करके एक लगा होता है, ठीक है। ये ऐसे ओपन हो जाता है, एक तरफ से प्लास्टिक के उससे कनेक्टेड होता है, फिर दोबारा से आप लगा दो इसे, इस तरीके की ट्यूब होती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस ट्यूब के अंदर क्या क्या डालेंगे? सबसे पहले जो आपके पास में एक डीएनए था जो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया, ये जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो आपने वहां से सेपरेट की थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद, तो सबसे पहले उस डीएनए को आपने इसके अंदर भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया। दूसरा काम आप यहाँ पे क्या करेंगे? दूसरा काम आप यहाँ पे बेटा DNTPs को डाल देंगे। मतलब DATP, DGTP, DCTP, DTTP। अब कहोगे कि ये बवाल क्या है, तो आप याद करिए चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन थोड़ा सा भी याद हो तो आपको ये बात पता होगी कि जब डीएनए इस तरीके से ओपन होता था, इस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क बनती थी, इफ यू रिमेंबर, तो वहां पे इस तरीके से एक प्राइमर आके जुड़ता था, जुड़ते थे प्राइमर, एक प्राइमर उधर जुड़ता था, मल्टीपल प्राइमर इधर जुड़ते थे, एक को लीडिंग दूसरे को लैगिंग स्ट्रैंड कहते थे हम। तो जब ये प्राइमर जुड़ जाते थे तो उसके बाद में एक डीएनए पॉलीमरेज आके ऐसे जुड़ता था, ऐसे करके डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता था, ह्यूमन के अंदर जो होता है नेचुरली, उसकी बात कर रहा हूं।
और ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता था, इस डायरेक्शन में बढ़ता था। तो यहाँ पे जो एडेनिन है यहाँ पे थाइमिन को डालेगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे साइटोसिन है तो ग्वानिन, यहाँ पे थाइमिन है तो एडेनिन, और इस तरीके से एक पूरी चेन बना देता था। तो यहाँ पे अगर एडेनिन इस पहले से एग्जिस्टिंग डीएनए में है, उससे इस डॉटर कॉपी को बनना, नए डीएनए को बनना है, तो इसके अंदर थाइमीन ये कहां से लेके आता था, तो थाइमीन को ये डीएनटीपी से लेके आता था। जैसे टीटीपी है तो उसमें से टी यहाँ पे यूज हो गया, अगर जी है तो ये सी है, सी कहां से आएगा, सीटीपी से। ये सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मतलब जिसको डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए को बनाने के लिए इस्तेमाल करे। जैसे आप घर बना रहे हो तो आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए ना, आपको ब्रिक्स चाहिए होती है, तो आप नया डीएनए कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है वो तो चाहिए। तो वो न्यूक्लियोटाइड कहां से आएंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से आएंगे। ये सिंथेसाइज किए जाते हैं, ये आपको अवेलेबल मिलेंगे, मतलब यू कैन बाय डीएनटीपीज फ्रॉम मार्केट। हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है बेटा इन डीएनटीपीज को, दे आर सिंथेसाइज। अगर आपने जीवन फेज का नाम सुना हो सेल साइकिल में, तो जीवन फेज के अंदर इनको बनाया जाता है, हमारी बॉडी इन्हें सिंथेसाइज करती है। जैसे एटीपी सिंथेसाइज होती है, ऐसे ये भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। ये दो काम करते हैं, इनके दो रोल होते हैं हमारी बॉडी में। एक तो ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान सबस्ट्रेट के तौर पे काम करते हैं, और दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी बना हुआ है नीट पे कि डीएनटीपीज के डुअल रोल क्या है। तो एक तो एनर्जी प्रोवाइडर हो गया और दूसरा इनका काम है सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करने का। क्लियर है मेरी बात। अब यहाँ पे क्या हुआ, डीएनटीपीज देखो आपने क्या क्या डालने हो, देखो इसमें आपने डीएनए डाल दिया, डीएनटीपीज डाल दिए। अब ऐसे तो काम करेगा नहीं। एक बार बताओ, यहाँ पे जब डीएनए बन रहा था, यहाँ पे जब डीएनए बन रहा था तो इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ रहा था ना, अरे जुड़ रहा था नहीं जुड़ रहा था, यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज था तभी तो नई चेन बन रही थी। यहाँ पे जो नई चेन बननी थी इसके कॉम्प्लीमेंट्री वो कौन बना रहा था, डीएनए पॉलीमरेज। तो भाई अगर आप डीएनए से डीएनए बना रहे तो डीएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पे भी चाहिए। तो आप तीसरी चीज जो यहाँ पे ऐड करोगे वो है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये जो डीएनए पॉलीमरेज होगा ये आप ह्यूमंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसको आप निकालेंगे इस डीएनए पॉलीमरेज को, एक बैक्टीरिया होता है आर्की बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे रहता है, जो कि थर्मोफाइल है, उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। मैं क्या बोल रहा हूं इस बात पे गौर करिएगा, इस बात पे गौर करिएगा। अविरल इधर देख लो बेटा, मैंने बोला कि आपको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज आप ह्यूमंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ह्यूमंस के डीएनए पॉलीमरेज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर आपने ह्यूमंस के डीएनए पॉलीमरेज को यूज किया तो जब हाई टेम्परेचर होगा तो ये डीएनए पॉलीमरेज चूंकि एक एंजाइम है, ये क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर को लूज कर देगा, ये डीनेचर हो जाएगा, इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो आपको चाहिए एक ऐसा एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता हो, जो कि थर्मोस्टेबल हो। तो थर्मोस्टेबल एंजाइम उसी का तो होगा जो हाई टेम्परेचर पे ऑलरेडी रहता होगा। अरे जो हाई टेम्परेचर पे रह के भी डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब कहने का ये है कि वो वो बैक्टीरिया तो थर्मोफाइल है ही है, उसके अंदर जो प्रेजेंट एंजाइम है वो थर्मोस्टेबल है। थर्मोस्टेबल मतलब जो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हो, जो हाई टेम्परेचर पे भी फंक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक आर्की बैक्टीरिया होता है या एक थर्मोफाइल होता है। उस थर्मोफाइल के हम डीएनए पॉलीमरेज को निकाल लेते हैं। तो देखो था ये भी डीएनए पॉलीमरेज ही, लेकिन ये किससे निकाला गया, थर्मस एक्वेटिकस से। तो हम इसे नाम दे देते हैं टेक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज मतलब वो पॉलीमरेज जो थर्मस एक्वेटिकस जो आर्की बैक्टीरिया उससे निकाला गया, वो हो गया टेक पॉलीमरेज। तो यहां पे हमने पहले क्या डाला, डीएनए, फिर क्या डाला, डीएनटीपी,
डीएनटीपी के चारों टाइप, और हम तीसरे नंबर पे क्या डाल रहे हैं, टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज क्या, डीएनए पॉलीमरेज, जो क्या करेगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए का पॉलीमराइजेशन करवाएगा, जो डीएनए से डीएनए बनाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा। तो हमने तीसरी चीज जो यहाँ पे बेटा डाली इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो है टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज डालने के बाद बेटा हमारे अंदर जब रेप्लिकेशन हुआ था तो आपको याद होगा इस तरीके से डीएनए ओपन हुआ था, फोर्क बनी थी और प्राइमर जुड़े थे, प्राइमर जुड़े थे। प्राइमर भी तो चाहिए होंगे, ऐसे तो डीएनए, देखो एक्चुअल में क्या होता है, इन प्राइमर का यूज ये होता है, अगर ये प्राइमर यहाँ पे ना होता तो डीएनए पॉलीमरेज पे बाइंड नहीं करेगा। डीएनए पॉलीमरेज को इसके ऊपर बाइंड करने के लिए टेम्पलेट चाहिए होती है, मतलब अगर अकेला स्ट्रैंड है तो ऐसे बाइंड नहीं कर सकता वो, जब तक यहाँ पे टेम्पलेट ना मिले उसे, मतलब जिसके सहारे से वो कनेक्ट हो पाए, तब तक ये पॉलीमरेज इसके ऊपर जुड़ नहीं सकता। तो टेम्पलेट मतलब प्राइमर भी तो चाहिए हमें, और प्राइमर कैसा होना चाहिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री हो। अब ये प्राइमर कैसे लाओगे आप, कहां से लाओगे इस प्राइमर को, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो, आपको सबसे पहले उसके डीएनए को सीक्वेंस करना पड़ेगा, उसकी सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में की गई थी सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग करने के बाद में जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, आपको उसके जीन ऑफ इंटरेस्ट का सीक्वेंस पता चल जाएगा। अब जब वो आपको उसका सीक्वेंस पता चल गया तो आप उस सीक्वेंस को, कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, उन सॉफ्टवेयर में जब आप पूरी जीन के सीक्वेंस को कॉपी कर देंगे तो वो अपने आप प्राइमर बना देता है, सीक्वेंस लिख के दे देता है कि भाई प्राइमर का ये सीक्वेंस होगा, ATGC वाला सीक्वेंस वो बना के दे देगा। अब आप क्या करेंगे, आप खुद तो सिंथेसाइज प्राइमर कर नहीं सकते, मतलब एक्चुअल में वो प्राइमर क्या है, एक छोटी सी चेन है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की एक छोटी सी चेन है न्यूक्लियोटाइड की। अब वो न्यूक्लियोटाइड की चेन खुद तो लगाओगे नहीं, आप बना नहीं सकते, केमिकल है, कैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना पाओगे, तो उनको बनाती हैं कुछ हमारी लाइफ साइंस से रिलेटेड कंपनीज हैं। आप क्या करेंगे, उनके सीक्वेंसेस को प्राइमर के कॉपी करके मेल कर देंगे उन कंपनीज को, वो आपसे पैसे चार्ज करेंगी और प्राइमर बना के, बेटा उनके पास में स्पेशल मशीन्स होती है जो इन रिएक्शंस को कर सकती हैं, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, उनके पास अच्छे टेक्नीशियंस होते हैं जो इनको कर रहे होते हैं। तो उन प्राइमर बनाने के बाद में वो क्या करेंगी, आपसे चार्ज लेंगी, प्राइमर बना दिया, आप जिस भी, जैसे सपोज करो आप किसी कॉलेज की लैब में, किसी न्यू यूनिवर्सिटी की लैब में आप काम कर रहे हैं, तो आपको प्राइमर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पैक करेंगी, मेलिंग एड्रेस पे भेज देंगी, ठीक है, आप उन प्राइमर्स को लेंगे और अपना PCR जो कर रहे थे वो करेंगे। इस तरीके से प्राइमर बनाया जाता है। तो आपने प्राइमर्स, चौथी चीज इस ट्यूब के अंदर डाली, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप। अब आपने टेक पॉलीमरेज तो लिया ही लिया था, आपने टेक पॉलीमरेज तो लिया ही लिया था, अब साथ में आपने प्राइमर्स डाल दिए, साथ में आपने प्राइमर्स डाल दिए, और ये सारी चीजें इस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आपने टेस्ट ट्यूब को सील कर दिया, बंद कर दिया, और बंद करने के बाद में इस टेस्ट ट्यूब को उठाया छोटी सी को, और इस ट्यूब को इसके अंदर फिट कर दिया, फिट कर दिया, और फिट करने के बाद में आपने इसके ढक्कन को लगाया, मशीन को स्टार्ट कर दिया। अब इस स्क्रीन पे आपको क्या क्या दिख रहा होगा, इस पे दिख रहा होगा कि कौन सी साइकिल चल रही है, जैसे आपने 30 साइकिल सेट करी फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे 14 साइकिल चल रही है अभी, और उसका दूसरा स्टेप चल रहा है अनिलिंग, वो आपको अंदर दिख जाए, मतलब इस स्क्रीन पे दिख जाएगा है जी। अब इन साइकिल में क्या होता है उस बात को अब मैं समझा देता हूं। अब इन साइकिल में क्या होता है वो आप बात ध्यान से समझिए, देखिए बेटा ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या होने वाला है, जैसे आपके पास में एक डीएनए या एक जीन ऑफ इंटरेस्ट थी,
शुरुआत में आपके पास में एक डीएनए था जिसकी पोलैरिटी मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। ये एक डीएनए आपके पास था और इनके बीच में जो भी नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे लगे होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे होते हैं और उन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े होंगे। तो सबसे पहला जब स्टेप होगा जिसे मैं डीनेचुरेशन कहूंगा, तो जब डीनेचुरेशन होगा तो ये मशीन ऑटोमेटिकली अपने आप हाई टेम्परेचर वहां पे जनरेट करेगी और इस हाई टेम्परेचर पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड इनके अंदर लगे हुए थे ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये सब टूट जाएंगे और टूटने के बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों स्ट्रैंड जो थे डीएनए के, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दोनों स्ट्रैंड ऐसे अलग हो गए। जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क बनती थी तो वहां पे हेलिकेज नाम का एंजाइम था ना जो डीएनए के हेलिक्स को अनवाइंड करता था और अनवाइंड करके दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देता था। तो यहाँ पे भी तो दोनों स्ट्रैंड जब तक अलग नहीं होंगे तब तक कैसे रेप्लिकेशन हो पाएगा भाई। तो इसीलिए क्या किया गया, डीनेचुरेशन किया गया और दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब दूसरा स्टेप होगा जिसे हम कहेंगे प्राइमर अनीलिंग। दूसरा स्टेप होगा प्राइमर अनीलिंग। अब प्राइमर अनीलिंग थोड़े से लो टेम्परेचर पे किया जाएगा, 55 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, 55 टू 60, 45 टू 60 के बीच में आप ले सकते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, जो आपने प्राइमर्स यहां पे शुरुआत में पोर किए थे वो प्राइमर्स अपने कॉम्प्लीमेंट्री रीजन के हिसाब से, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आप समझ रहे ना, एटीजीसी वाला, ए है तो टी, जी है तो सी है तो जी, ऐसे वाला कॉम्प्लीमेंट्रिटी के हिसाब से वो प्राइमर यहां पे जुड़ जाएंगे। वो प्राइमर जुड़ गए। अब प्राइमर जुड़ने के बाद में यहां पे अब क्या होगा, प्राइमर जुड़ गए। प्राइमर जुड़ने के बाद में अब तीसरा स्टेप होगा, ध्यान से समझिएगा, अब एक बारी में समझ में आ जाएगा। प्राइमर जुड़ने के बाद में यहाँ पे तीसरा स्टेप होगा जिसे मैं कहूंगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो होगा वो 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब एक्सटेंशन में क्या होगा तो इसकी बात भी समझिए। एक्सटेंशन में जो ऑलरेडी यहाँ पे जुड़े हुए प्राइमर्स थे, जो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइमर्स इस तरीके से जुड़ चुके थे, ये जो प्राइमर्स यहाँ पे जुड़ चुके थे, इन प्राइमर्स के ऊपर इस तरीके से टेक पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाएगा। ये सब टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ये सब कहाँ चल रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो छोटी सी लगाई थी ना अंदर मशीन में, उसमें ये चल रहा होगा। अब ये जो टेक पॉलीमरेज डाला गया था, ये टेक पॉलीमरेज क्या करेगा, ये एक्सटेंशन करेगा। कैसे एक्सटेंशन करेगा, ये डीएनटीपीज को सबस्ट्रेट के तौर पे इस्तेमाल करेगा और करते हुए इस तरीके से, जैसे ए है तो टी इंट्रोड्यूस करा देगा टीटीपी से, जी है तो सी इंट्रोड्यूस करा देगा, सी है तो जी इंट्रोड्यूस करा देगा, ए है तो टी इंट्रोड्यूस करा देगा, टी है तो ए करा देगा, जी है तो सी करा देगा और इस तरीके से चेन को बढ़ाता चला जाएगा। किस मैनर में, अगर 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैनर में ये एक पूरे नए डीएनए के स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर देगा, एक्सटेंशन कर देगा। इसी तरीके से ये इस तरफ बढ़ रहा होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मेरे भाई, तो इस डायरेक्शन में ये बढ़ेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब ये देखिए आप, आपने शुरुआत में कितना डीएनए लिए थे, दो, कितने स्ट्रैंड थे डीएनए के आपके पास शुरुआत में, 2, अब कितने हो गए, 4। अब ये एक साइकिल कंप्लीट हुई है। एक साइकिल में कितने डीएनए हो गए, 1 से 2। अब सपोज ये दूसरी साइकिल और कर देता हूं मैं आपके सामने मैं दूसरी साइकिल और कर देता हूं। ये एक डीएनए है, ये दूसरा डीएनए है, इसको ओपन किया, इस वाले को डीनेचुरेशन करके ओपन कर दिया, इनमें प्राइमर एनीलिंग कर दी, यहाँ पे प्राइमर एनीलिंग कर दी, यहाँ पे प्राइमर एनीलिंग कर दी, यहाँ पे प्राइमर एनीलिंग कर दी, इसका एक्सटेंशन करवा दिया, इसका एक्सटेंशन करवा दिया, इसका एक्सटेंशन करवा दिया, इसका एक्सटेंशन करवा दिया। अब आपके पास में कितने डीएनए हो गए टोटल, टोटल कितने हो गए, अब 4 स्ट्रैंड कितने हो गए, 8।
2 साइकिल हुई है अभी। अब 2 साइकिल से तीसरी साइकिल कर लीजिए, लो ठीक है, 2 की पावर n। आप ये सोच लो, आपने जो डीएनए शुरुआत में लिया था, अगर आपने उसकी 30 या 35 साइकिल कर दी ना, 1 बिलियन कॉपी बन जाएंगी, बिलियन कॉपी बन जाएंगे, बिलियन आ जाएंगे, आ जाएंगे। वो भी तो डीएनए भी तो बहुत माइन्यूट छोटा सा है ना, तो बिलियन कॉपी आ जाएंगी, आराम से आ जाएंगी। आप कैलकुलेट कर लो ना यार, 2 की पावर 30 कर लो, आप करके देख लो ना, आपको पता चल जाएगा कितनी कॉपी बन जाएंगी। मतलब दिन आपसे कोई कहे कि यार मैं आपको आज 10 लाख रुपए दे रहा हूं, और दूसरा आप ये कहें कि मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूं जो डेली डबल होगा, ठीक है, तो जो डबल होगा वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक पहले दिन 1 था, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, अगले दिन 8, फिर 16, और अगर आप इसी को डिवाइड करते, इसी को n की पावर में करते चले जाएं, तो आपको 30 दिन में वो पता नहीं कितने बिलियन बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है नहीं बेटा, मैं तो इस एग्जांपल को पिछले जब से टीचिंग कर रहा हूँ तब से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसने हो सकता है मेरे से एग्जांपल कॉपी किया हो, लेकिन मैं विश्वास मानो उस टाइम, और उस टाइम पे जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी ना, तब रील का ट्रेंड नहीं हुआ करता था, ठीक है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब तो रील का ट्रेंड नहीं था। अब मेरी बात सुन लो, इधर फालतू की बातें नहीं करनी है मेरे को। हाँ जी, इधर देखिए, यहाँ पे ये बन गई एक और डीएनए, यहाँ बन गया एक और डीएनए, यहाँ पे बन गया एक और डीएनए। मैं पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे बन गया एक और डीएनए, यहाँ पे बन गया एक और डीएनए, यहाँ पे बन गया एक और डीएनए। अब आप देखिए 3 साइकिल होने के बाद में कितने डीएनए तैयार हो चुके हैं इससे, ठीक है जी। टोटल 8 हो चुके 3 साइकिल बाद। ऐसे ही डिवाइड करते चले जाएंगे और आपके डीएनए का नंबर बढ़ता चला जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस में हो रहा होगा? थर्मोसाइक्लर में।